पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में। बैंकिंग सेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं कैंडिडेट्स को। तो हम इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैंकिंग में हम देखेंगे कि बैंक्स का क्या रोल है। बैंक्स में हम आम लोग जो हैं रुपए जमा करवाते हैं, तो बैंक हमें उन रुपयों पे कुछ इंटरेस्ट देते हैं। मोस्टली 4% इंटरेस्ट होता है बैंक्स का, 4% एनुअल इंटरेस्ट, और उसमें हमें कुछ सर्विसेज देते हैं, जैसे कि एटीएम, चेक बुक देते हैं और सर्विसेज दी जाती हैं। और बैंक क्या करता है, उन रुपयों का जो वो रुपए हैं उनको इकट्ठा करके उनको लोन की फॉर्म में आगे रिक्वायर्ड लोगों को देता है, या फिर कोई कंपनीज को देता है, या फिर कुछ जो हैं गवर्नमेंट के फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो बैंक्स जो है ये जो इन्वेस्टमेंट फर्दर करता है वो करता है 10% से लेकर 15% इंटरेस्ट की रेट पे, मोस्टली जो होम लोन्स दिए जाते हैं या फिर कमर्शियल लोन्स दिए जाते हैं। तो बीच में जो 4% पे बैंक पहले हमसे लेता है और बाद में आगे जो है 10 या 15% पे आगे इंटरेस्ट पे देता है, तो जो बीच का गैप है, जो बैंक का प्रॉफिट है, वो इसकी मेंटेनेंस में खर्च किया जाता है, जो एम्प्लॉइज का खर्चा है उसमें खर्च किया जाता है। तो इस ढंग से बैंक्स सर्वाइव करते हैं। तो मगर इसमें बैंक्स को रेगुलेशन की भी ज़रूरत होती है, और वो रेगुलेशन अथॉरिटी इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि किस लिए ज़रूरत है रेगुलेशन की। तो क्या हो सकता है कि कुछ कारणों में ऐसे हो सकता है कि बैंक अपने प्रॉफिट के लिए जो हमसे कम ब्याज पे रुपए लिए, तो वो हो सकता है वो कहीं रिस्की ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, तो जो कंपनी हो सकता है कि फेल हो जाए आने वाले टाइम में, तो फिर जो हमारे रुपए होंगे वो भी साथ में ही डूब जाएंगे। तो इसलिए ये रेगुलेशन की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि बैंक फटाफट आम लोगों को लोन देता रहे, और लोग जो हैं अपनी जो रिक्वायर्ड की चीज़ें जो कम रिक्वायर्ड भी हैं वो भी खरीदते रहें, जैसे कार लोन्स खरीदते रहें और होम लोन से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते रहें। तो उससे ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो मेनली इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को और सेफ्टी को, लोगों के रुपयों की सेफ्टी को, आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो इसको आरबीआई के पास बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए कई टूल्स हैं। एक मॉनिटरी पॉलिसी जो है आरबीआई हर 2 महीने बाद या बीच में भी निकालता है, जिसमें वो रेट्स चेंज किए जाते हैं और इस अकॉर्डिंगली चेंज किए जाते हैं, ताकि बैंक्स अपना काम ठीक ढंग से करते रहें। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से रेट्स हैं। तो सबसे पहले आता है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? ये एक इंटरेस्ट रेट है जिस पे नेशनल सेंट्रल बैंक, मतलब कि आरबीआई, जो मनी देता है डोमेस्टिक बैंक्स को। तो आरबीआई जिस रेट पे आगे बैंक्स को लोन देता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है। अभी बैंक रेट के आगे हम देखेंगे रेपो रेट। तो बैंक रेट तक तो ठीक है, इसके आगे आप देखोगे रेपो रेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स जनरली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें से जो मेन बात है वो है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो पहले बैंक रेट में आया था उसमें जो आरबीआई लोन देता है बैंक्स को बिना सिक्योरिटीज के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, तो उनकी कुछ अमाउंट होती है कि ये बॉन्ड है, ये एक कागज़ है जो इसकी कीमत जितनी है 10 लाख है, 1 करोड़ है, तो वो बैंक्स ने खरीदे हुए होते हैं बॉन्ड। तो बैंक्स को जब लोन लेना होता है वो बॉन्ड्स गिरवी रखने पड़ते हैं, और फिर बैंक जिस रेट पे उनको इंटरेस्ट देता है, उस जिस रेट पे उनको लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर रेपो रेट कम हो जाती है
तो बैंक्स को मनी इजीली मिल जाती है, एट चीपर रेट मिल जाती है। और अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो उनको मुश्किल से रुपए अरेंज होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। तो अभी पहले दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक साइड पे नेशनल बैंक मतलब कि आरबीआई, और दूसरी साइड पे कमर्शियल बैंक या डोमेस्टिक बैंक जिसको हम बोलते हैं। और अब ये दोनों ही क्या हेल्प करते हैं बैंक्स को टू रेज फंड्स। अब दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं करेंसी सप्लाई को, कि मनी इजीली अवेलेबल होगी या डिफिकल्टी से अवेलेबल होगी। मगर अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये है डिस्काउंट रेट और ये है रीपरचेज रेट। रीपरचेज मतलब कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बार बेची जाती है, एक बार वो गिरवी रखी जाती है, तो उस पर बोला जाता है कि इतनी देर बाद ये जो है हम रीपरचेज कर लेंगे, मतलब कि आपको रुपए वापस कर देंगे। मगर बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही इसमें लोन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं रेपो रेट में। और इसमें कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, इसमें सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल देनी पड़ती है। तो मेनली डिफरेंस यही है कि जो रेपो रेट है उसमें सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं और एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है, मोस्टली शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड होता है वो। तो हमने देखा बैंक रेट और रेपो रेट से जो है आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है कि कितने रुपए एक टाइम पे इकोनॉमी में रहेंगे। अब दूसरी चीज है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेपो से उल्टा है। रेपो में जो था आरबीआई दे रहा था बैंक्स को रुपए, और रिवर्स रेपो में क्या है, आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स। तो ये वो रेट है जिसमें आरबीआई ने अगर रुपए लेने हो तो वो जिस रेट पे लेता है। दो चीजें और हैं जिससे बैंक कंट्रोल करता है बैंक्स को, आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है। उसमें एक है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये है कि जो भी बैंक्स हैं सभी बैंक्स को सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स हैं वो आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंस शीट। तो कुछ जो भी बैंक्स के पास अपना रुपया इकट्ठा होता है उसमें से कुछ रुपया जो है उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जितना सीआरआर ज़्यादा होगा, कैश रिजर्व रेशियो, जितने बैंक्स को आरबीआई के पास रुपए ज़्यादा रखने पड़ेंगे उतनी ही लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मतलब कि उतने ही रुपए बैंक्स के पास या फिर मार्केट्स में कम हो जाएंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो जो रखनी होती है वो कैश की फॉर्म में रुपए रखनी होती है। और नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि सभी बैंक्स को कुछ रुपए जो हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्रीशियस मेटल्स की फॉर्म में या फिर बॉन्ड्स की फॉर्म में रखना होता है। ये वो जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश या नॉन कैश दोनों की फॉर्म में रख सकते हैं। नॉन कैश में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रीशियस मेटल्स या बॉन्ड्स जो हैं वो आरबीआई के पास रख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। तो ये है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस तो एक तो डेफिनेशन का ही है कि एसएलआर में और सीआरआर में जो है कैश फॉर्म में रखना होता है और इसमें लिक्विड फॉर्म में ही रखना होता है, किसी भी लिक्विड फॉर्म में। और दूसरी चीज़ ये है कि सीआरआर में उनको जो कैश है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है और इसमें बैंक्स अपने पास भी रख सकते हैं। जो एसएलआर है वो अपने पास ही रख सकते हैं। और एसएलआर में जो है क्या इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है कि बैंक्स को
इनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिट करने के लिए, कि बैंक्स का रुपया ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो। और सीआरआर का मेनली क्या है, ये इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो रुपयों की अगर सप्लाई को मार्केट में कम करना हो तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। तो इसमें हम देखेंगे कि करंट रेट्स अभी क्या चल रहे हैं। अभी जो है करंट जो रेट चल रहे हैं वो है, बैंक रेट अभी चल रहा है 8.25% पे। ये बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। और ये बिना किसी कोलेट्रल के होते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के होते हैं। और ये जो रेपो रेट है ये विद सिक्योरिटीज होती है और मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये है 7.25% पे। तो जैसे अब इसमें सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं इसलिए रेट कम है। और रिवर्स रेपो रेट है जिसमें से आरबीआई खुद लोन लेता है, तो ये है 6.25%। तो ये याद रखने वाली बात है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। तो जब आरबीआई खुद लोन लेगा तो वो कम रेट पे लेगा, और जब लोन देगा तो वो ज़्यादा रेट पे देगा। और अगर सिक्योरिटीज़ के साथ देगा तो 7.25% पे देगा, और अगर बिना किसी सिक्योरिटी के देगा तो 8.25 पे देगा। कैश रिजर्व रेशियो है अभी चल रही 4%, मतलब कि अगर बैंक्स के पास टोटल 100 करोड़ रुपए हैं तो उनको 4 करोड़ रुपए जो कैश में आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। एफएसएलआर चल रहा है 21.50% पे, 21.5% पे। मतलब जितने भी बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपए हैं तो उसको 21.5 करोड़ रुपए कम से कम किसी ना किसी फॉर्म में रखने पड़ेंगे। तो कम से कम 21.5 करोड़ रुपए हैं जो बैंक सिक्योरिटीज़ के रूप में, गोल्ड के रूप में, या फिर जो है बॉन्ड्स के रूप में अपने पास रखने पड़ेंगे। तो थैंक यू।